Hello everyone, with us today is All India Rank 22, Geetika Arora, who is a student of Vajiram General Studies Program 2019 batch. Geetika, first of all, congratulations. Thank you, sir. Thank you and so much. welcome back to Vajiram. Yes, definitely. So let's start with a very basic question, which is how are you feeling right now? I'm feeling surreal, sir. It will take some time to Yes. sunk in. It's feeling अभी sink in नहीं हुई है. नहीं हुई It है? will take some time. So walk us through, जब रिजल्ट आया तो क्या चल रहा था, कैसे क्या देखा, बिल्कुल. रिजल्ट नाम देखा, घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल सर. I was in भोपाल जब रिजल्ट आया. अराउंड 2:10 के करीब आया था, 6 मार्च को. तो मुझे पता था रिजल्ट आने वाला है, तो मेरी कुछ फील्ड विजिट भी थी. आई एम ऑलरेडी इन अ जॉब, तो मैं उस दिन नहीं गई थी फील्ड विजिट पे. तो मेरे सब बैचमेट्स गए हुए थे, तो आई वॉज अलोन. तो मैं सिर्फ लंच करके आई रही थी, मुझसे लंच भी नहीं हो पा रहा था. आई वॉज ईटिंग सम खिचड़ी. तो मैं रूम में वापस आई और मैं बस अपने स्पेक्स उतार के एकदम चेयर पे बैठी हुई थी और मुझे कुछ एंक्शियसनेस हुई. मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड ऑन सारे टेलीग्राम चैनल पे PDF थी एक UPSC करके. तो मुझे ये हो रहा था कि प्लीज़ मुझे कोई कॉल करके मेरा रिजल्ट बता दो. आई विल नॉट बी एबल टू सी इट. तो मैंने 1 मिनट तक वेट किया, किसी का कॉल ही नहीं आया. तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाया अपना और मैंने अपना PDF खोली. तो ज़्यादा ही ऑडेसिटी करके स्टार्टिंग की रैंक्स देख ली. वहाँ तो ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन मैंने सर्च नहीं किया था, कंट्रोल F नहीं दबाया था और गीतिका अरोड़ा दिख गया फर्स्ट पेज पे और मिडल में. एंड देन इट वॉज अ ब्लास्ट. आई लाइक क्राइड फॉर हाफ आवर, 45 मिनट्स. काफ़ी तेज़, बिकॉज सारे मूवमेंट्स याद आ गए थे 23 में जब नहीं हुआ था, या फिर जो भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे, या जो जर्नी रही, हेल्थ इश्यूज एंड फाइनेंशियल इश्यूज, एवरीथिंग. तो फाइनली इट हैपेंड. आई कॉल्ड माई मदर सबसे पहले. तो वो मार्केट में थे, मेरी सिस्टर के साथ ही कुछ सामान लेने गए थे. तो आई वॉज लाइक कि मम्मा हो गया. तो उन्हें शायद आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने 3 बार बोला क्या. तो मुझे और गुस्सा आया कि मेरा हो गया है, सुन लो. तो इसने अपनी स्कूटी रोकी और फिर बताया कि मेरा हो गया. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. शी थैंक गॉड. इन्होंने रश किया घर पे सबको बताया. माई फादर वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. फिर रिलेटिव्स को पता लगा, फिर कॉल्स आने बंद ही नहीं हो रहे थे. बिल्कुल. यस, इट वॉज लाइक दैट. That is all what is civil service ना. Yes. जब तक नहीं होता है समझ में नहीं आता है, पर जब जैसे ही हो जाए तो life changes entirely. बिल्कुल. अच्छा गीतिका, let's start with something that students will be more interested in listening. Let's start with the journey. आप सिविल सर्विस पहुंचे कैसे, मतलब how it all started? सर मैं 12th क्लास में थी, तो मेरे एक ट्यूशन टीचर है, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, रावत सर उनका नाम है. उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये सब क्या एक्स्ट्रा चीज़ें सोच रहे हो, आप सिविल सर्विसेज करो, UPSC. तो मैंने पहली बार शब्द सुना था UPSC का, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. आई टुक इट लाइटली कि नो आई विल डू CA बिकॉज मैं कॉमर्स से हूँ. तो मैंने बाद में जब मैं कॉलेज में आई, मैंने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, तो मैंने देखा कि CA तो मेरे साइड में हर कोई कर रहा है, तो आई वांट टू डू समथिंग एल्स. तो मैंने सिविल सर्विस चुन लिया. लेकिन जब मैं इधर आई तो देखा यहाँ तो और ज़्यादा क्राउड है. लेकिन तब तक मैंने कोचिंग में एनरोल कर लिया था वाजीराम में. मैं तब कॉलेज में ही थी जब मैंने एनरोल किया. ऑल्दो मैं फर्स्ट ईयर भी आई थी वाजीराम में, तो उन्होंने बोला अभी आप काफी छोटे हो, आप कॉलेज एंजॉय करो, 3rd ईयर में आना आराम से. काफी अच्छा, यहाँ पे ऐसा बोला कि आप चले जाओ. हाँ, अभी जाओ. रश मत करो ज्यादा. तो फिर मेरे को ही था मुझे जल्दी करनी है, क्योंकि मैं कॉलेज से तैयारी करूंगी तो मैं बाद में इजीली अच्छा कर पाऊंगी. मैं 2nd ईयर में जब आई यहाँ पे एनरोल करने के लिए, तो मैंने पहले झूठ बोल दिया कि मैं 3rd ईयर में ही हूँ, मुझे एडमिशन दे दो ताकि एडमिशन मिल जाए. राइट. तब मुझे एडमिशन मिल गया और मेरी मम्मा ने कुछ सेविंग्स कर रखी थी डिमोनेटाइजेशन टाइम से, तो उससे फीस पे करी हमने और मुझे एडमिशन मिल गया. तो आई रिमेम्बर माई मदर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन दैट डे ऑल्सो, जब यहाँ एडमिशन मिल गया था कि नाउ योर जर्नी स्टार्टेड. पर यहाँ पे कोविड आ गया था 2020 Feb मार्च में, तो बैच कंप्लीट नहीं हो पाया था और मैं घर शिफ्ट हो गई थी वापस से, थोड़ी सी ही कोचिंग करके. लेकिन मुझे थोड़ा स्टार्ट मिल गया था यहाँ पे कि अच्छा हाउ यू हैव टू डू थिंग्स, कि पॉलिटी होता क्या. आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट इज राज्यसभा, व्हाट इज लोकसभा. तो आई वॉज दैट, आई विल से डम एट दैट टाइम. मुझे ये सब नहीं पता था. उस टाइम इतना सोशल स्टडीज पढ़ाई नहीं जाती है अच्छे से, या मैंने पढ़ी नहीं है, जो भी था कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया था, तो मुझे ये सब नहीं पता था. तो यहाँ आके मुझे ये बेसिक चीज़ें भी पता लगी कि कुछ होता भी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एक स्टार्ट मिल गया था. देन आई वेंट होम. वहाँ पे मैंने प्रॉपर तैयारी शुरू करी रिगरसली, सबकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी और ऑप्शनल चूज किया, उसकी तैयारी करी. दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. वेरी नाइस. अच्छा गीतिका, बिफोर वी गो अहेड, टेल मी समथिंग. जैसे आपने बोला वाजीराम में पहले आपको मना कर दिया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि UPSC के सब्जेक्ट्स को समझने के लिए भी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए. राइट.
स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को समझने के लिए, क्योंकि रूट मेमोराइजेशन का एग्जाम नहीं है। बिल्कुल। तो डू यू ऑल्सो कंकर विद द आइडिया कि एक लेवल तक आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए इस एग्जाम को लेने के लिए? सर मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा इतना मेंटल डेवलपमेंट था नहीं जब मैंने शुरू किया, मुझे काफ़ी साल लग गए उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो यस, एप्टीट्यूड तो चाहिए ही रहता है, एक माइंडसेट भी चाहिए रहता है, पर मुझे लगता है यहाँ पे एजुकेशन स्किल्स एक्वायर की जा सकती है अगर आपके पास नहीं है तो। राइट, मतलब कोचिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू? यस, थ्रू एनी मीडियम इट कैन बी एक्वायर्ड, विद टाइम इट विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन कोचिंग? डू यू थिंक गाइडेंस शुड बी टेकन? सर आई हैव डुअल ओपिनियन ऑन दिस। एक तो मेरा ये है कि इफ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इशू और आपको अभी एक समंदर जैसा दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है वेयर आई हैव टू गो, कुछ पता ही नहीं है सब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, और हमारी ऑनलाइन दुनिया भी बहुत बड़ी हो गई है, उधर भी छाटना बहुत मुश्किल हो गया है। इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल इशू यू कैन गो फॉर अ डिसेंट कोचिंग, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है और आपको फिर फियर मॉन्गरिंग में नहीं जाना चाहिए कि कोचिंग नहीं की है तो नहीं ही हो पाएगा, वो उस वे से भी वैसा भी तो नहीं है, वैसा भी नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है कि गाइडेंस किस लेवल पे लेना चाहिए इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि दी अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज? आई थिंक अगर कॉलेज के डेज में शुरू किया जाए। सर इसमें भी दो बातें हैं, अर्ली स्टार्ट करने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। जैसे मैंने अर्ली स्टार्ट किया तो मेरे बर्नआउट्स काफी ज्यादा होने लग गए थे। जैसे मैंने 23 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था और मैंने मेंस दिया था और इंटरव्यू दिया था, और जब वो क्लियर नहीं हुआ तो मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली से बोला था अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कॉलेज से ही वो पढ़ाई शुरू करी तो थी। कई सारे अटेम्प्ट्स हो गए थे आपके? 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गए? 2 अटेम्प्ट हो गए थे। सेकंड में ही बर्नआउट फील होना इज अ बिग थिंग, क्योंकि यहाँ लोग काफी अटेम्प्ट्स तक जाते हैं। राइट। तो जल्दी स्टार्ट करने से बर्नआउट होने के चांस है। तो मैं यही बोलूंगी कॉलेज में थोड़ा आप सेकंड थर्ड ईयर में स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर रहता है, नहीं तो अर्ली बर्नआउट्स के चांसेस रहते हैं। अच्छा गीतिका, लेट्स लुक एट योर जर्नी। तो अगर आप अपनी जर्नी को देखो तो आप कैसे किसी को गाइड करोगे आज की डेट में? अगर कोई बोलता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेट्स से स्टूडेंट ऑफ वाजीराम ओनली इज टेकिंग द रेगुलर क्लासेस, सो व्हाट वुड यू एडवाइस देम हाउ शी शुड प्रिपेयर? पहली चीज तो मैं बोलूंगी कि आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं उस क्लासेस को अच्छे से सुनिए, अपने नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये होता है जो भी स्टैंडर्ड बुक्स जो बोली गई है मार्केट में वही करनी होती है, ज़्यादा सोर्सेज के लिए नहीं भागना है। अगर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बोली गई है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स उससे हो जाएगा पॉलिटी सेक्शन के लिए। अगर इकोनॉमिक्स के लिए कोई एक बुक रेफर करें एंड दैट इज सफिशिएंट, आपको बहुत सारी बुक्स के लिए नहीं जाना है। क्लास नोट्स कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स कीजिए, अपने खुद के नोट्स अगर बना सकते हैं मेंस के तो वो बनाइए, एंड कुछ टेस्ट सीरीज दीजिए एंड दैट्स इट। आपको कुछ अलग नहीं करना है, यू हैव टू गो ऑन अ सिंपलर पाथ एंड इट विल बी डन। आई थिंक ये अलग करना ही शायद बहुत सारी चीजों को डिस्टेबलाइज भी कर देता है। बिल्कुल। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे बच्चे अपना बेसिक नहीं करते हैं, राइट, और उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग सा कर दूं तो निकल जाएगा पेपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो शायद उतना काम नहीं आता मैंने है। कुछ अलग नहीं किया है, मैं डिफाइंड पाथ पे ही चली थी। मैंने एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स किया था। देयर वाज नथिंग यूनिक आई हैव डन। जो बताया गया था वो कर लिया, और खुद के नोट्स बनाए थे, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसी को रिवाइज किया था और कुछ भी अलग नहीं किया है। अच्छा, ग्रेट। अच्छा गीतिका, इसमें जैसे कि आपने बोला बर्नआउट होते हैं, या आपके 4 साल की एक बड़ी सी जर्नी रही है, प्लस कोविड, वो दुनिया ही अलग थी, पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। तो लुकिंग एट द सिचुएशन वेयर यू आर इन एंड लुकिंग एट द एग्जाम पैटर्न आल्सो, अप एंड डाउन्स हमेशा होते हैं। तो आपके भी बहुत सारे डाउन्स आए होंगे, अब भी आते रहे होंगे कि प्रीलिम क्वालिफाई हो गया, मेंस दे रहे हैं। तो हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ नॉट ओनली व्हेन यू वर हाई बट आल्सो व्हेन लाइफ सॉ द लोज? काफी सारे लोज थे मेरी जर्नी में तो, और कुछ चीजें करती थी मैं जिससे वो ठीक हो सकते थे। एक तो मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे थे जिन्होंने मुझे संभाल के रखा। मैं दिल्ली में रहती थी तैयारी के लिए, तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, हार नहीं माननी है, इट कैन हैपन एंड होप रखनी है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे। कभी उन्होंने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला दैट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। माय फादर यूज्ड टू से यू हैव 6 अटेम्प्ट्स, गिव ऑल। नहीं होता दैट्स ओके, लेकिन अगर हो गया तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं कि यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, ये वाला प्रेशर कभी नहीं था। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स ऐसा अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं दैट यू हैव टू क्लियर इट, अदरवाइज बेइज्जती हो जाएगी और वट एवर। बट माई फादर यूज्ड टू बी लाइक कि इट्स ओके, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, वी आर योर पेरेंट्स, हम आपको एंड तक सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई फाइनेंशियल क्रंच हो या कुछ भी। उन्होंने कभी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओनली टोल्ड मी, जिनको आप मिलेंगे एकेडमी में, कि
sir, this is not an individual project, this is a team project. Yes, it is. It is a team project, isn't it? बिल्कुल. उसमें टीम प्लेयर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. बिल्कुल. ओके, टेल मी दिस, लाइक स्टूडेंट्स आज के डेट में बहुत ज्यादा मोटिवेशन बाहर से ढूंढते हैं. कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई इंस्टाग्राम का रील देख लिया. हाउ मच डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली गिव्स यू अ नज, या आपको लगता है कि ये बस टेम्पोररी है, परमानेंट थिंग इज समथिंग एल्स? सो हाउ डू यू सी इट? बिल्कुल सर, बाहर की मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए. बाकी जो आपको इतनी लंबी जर्नी में सरवाइव करती है वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन ही होती है. मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे, या फिर वो रीजन था जिस वजह से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी. लेकिन हाँ, कभी कभी जब एकदम ही लो लगता है तो देयर इज समथिंग, सम म्यूजिक या किसी फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने जाना, ये लिटिल चीज़ों से हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को पुश कर सकते हैं. लेकिन अगर इंटरनल मोटिवेशन और वाई क्वेश्चन हमारे अंदर है कि वाई वी स्टार्टेड, तो उसी से हम इतना लंबा रेस में सरवाइव कर सकते हैं. अच्छा, तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन देन, व्हाई यू स्टार्टेड? व्हाट वाज दैट होल आइडिया और द एजेंडा that I should go into civil service? As I told you, I was exploring my career options. तो CA तो मना हो गया था. यूपीएससी पिक्चर में बहुत सारे लोग थे इसलिए. हाँ, राइट, इधर और ज्यादा थे. यूपीएससी पिक्चर में आया फिर. तो मैंने जब इधर पढ़ाई शुरू की तो मुझे लगता है ये एग्जाम की पढ़ाई आपको ना एक बहुत ब्रॉड एंगल देती है. तो मुझे लगता था कि मैं आई वॉज बॉर्न व्हेन आई स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन. तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी जब तक मैंने ये सब पढ़ा नहीं था. तो अभी भी मैं कुछ लोग को बोलती हूँ कि चाहे एग्जाम ना निकले, एक बार ना ये सब पढ़ लो जो इधर पढ़ा है. एम्पावरमेंट फील होता है इतनी सारी चीजें जान के. यू फील वेरी इन्फॉर्म्ड कि आपको चीजें पता है. यू कैन टॉक ऑन एनीथिंग यू वांट टू. आप कभी भी डम फील नहीं करते हो. आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कॉन्वर्सेशन का आप पार्ट बन सकते हो. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ जब मैंने तैयारी शुरू करी कि इसमें तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं और जिस तरह की आपको अथॉरिटी मिलती है जिससे आप अच्छा काम भी कर सकते हैं. तो ये एक रीज़न था यूपीएससी को कंटिन्यू करने का. अच्छा, नहीं ये बात तो है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो यूपीएससी को इनपुट आउटपुट मान लेते हैं कि ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट नहीं हुआ मेरे 4 साल बर्बाद हो गए. ये ऐसा होता है सर, ऐसा होता है कभी. मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं ये बोलूंगी कभी ऐसे इनपुट आउटपुट पे नहीं जाना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ तो होना ही चाहिए. अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो दे आर लाइक कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा. तो मैं यही बोलती हूँ कुछ भी नहीं होगा, इतने सालों से भी तो नहीं हो रहा है, इट्स ओके. एक बार बिना प्रेशर के देखे तो देखो. तो मैं जैसे अभी 25 का भी प्रीलिम्स दे रही थी, तो मेरा ऐसा मानना है आई विल डू माई बेस्ट. मतलब मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी. आई विल डू एवरी सब्जेक्ट रिविजन मल्टीपल टाइम्स. लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं जब अपनी लाइब्रेरी की सीट पे दोबारा जाऊं, आई विल नॉट फील अशेम्ड. आई विल बी सो प्राउड कि मैंने सब कुछ कर लिया था और तब भी नहीं हुआ. सर 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट था प्री का. मेरा 8 नंबर से जीएस रह गया था. मेरा सीसेट नहीं रुका है लकीली अब तक, तो जीएस रह गया था. मैं अभी भी यही बोलूंगी दैट वाज माई बेस्ट अटेम्प्ट. मैंने वो पूरी शिद्दत और मेहनत से दिया था. तो जब मैं लाइब्रेरी की सीट पे वापस आई थी, देयर वाज नो शेम नो गिल्ट, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत थी. लेकिन फिर भी मैंने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे. इश्यूज तो हमेशा रहते हैं, गैप्स रहते हैं, और मैंने उन्हें पूरा किया. तो आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए और आपके इंटेंट अगर ठीक होगा तो आपको बाद में गिल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो. आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है ये समझना कि कहीं ना कहीं जो ग्रेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ योर सेल्फ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूप होल्स ना रहे. आपको ये लगे कि हाँ जो मैंने किया है ये शायद वो मैक्सिमम है जो मैं कर सकता था. तो आप वापस आके फिर से शुरुआत कर सकते हैं. एग्जैक्टली सर. अच्छा गीतिका, लेट्स टेक इट मोर लाइक जब आप इस बार प्रीलिम्स दे रही थी या मेंस दे रही थी तो माइंडसेट कैसा था? Like it matures now with exams also. So इस बार मैं 2024 के प्रीलिम्स में जब फेल हुई थी, मेरे काफी कम नंबर आए थे. दैट वाज द लोएस्ट. आई डोंट वांट टू नेम द नंबर बट इट वाज वेरी लो. मैंने 23 का इंटरव्यू दिया और 24 में इतने कम नंबर आए थे. तो मेरी लाइफ इट्स फाइन. आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एम्पेरिकली बताता हूँ. बहुत बार हम ऐसे बच्चों के इसमें आते हैं, टच में आते हैं, कनेक्ट में आते हैं जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया और प्रीलिम क्लियर नहीं होता है. सेम हैपेंड विद मी. सेम हैपेंड, राइट. इट्स अ साइकिल एक्चुअली. वी नीड टू अप्रिशिएट दैट, राइट. तो फिर मैं काफी डिमोटिवेटेड थी. तो मैं उस फेज में मैंने इवैल्यूएशन किया था बाजीराम में. तो उस तरीके से सर्वाइवल चलता रहा. पढ़ाई तो बहुत कम होती थी. फिर 25 के लिए सर मेरा ना यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था. तो वो उस प्रीलिम्स जब क्लियर हुआ उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं सिविल सर्विसेज की जर्नी में भी वापस आ सकती हूँ. तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से की थी 25 की, ये सोच के कि एक बार आखिरी बार देते हैं. इसके बाद तो मैंने अब की बार फॉर्म भी नहीं भरा था बिकॉज मेरे में एनर्जी बिल्कुल नहीं थी. तो मैंने बहुत ही अच्छे माइंडसेट से तैयारी की थी 2025 के प्रीलिम्स की.
मेरा प्रीलिम्स इवन ऑड में ही क्लियर होता है, सिर्फ सेकंड फोर्थ में हुआ, फर्स्ट थर्ड में क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने काफ़ी अच्छे माइंडसेट के साथ प्री की तैयारी की, क्योंकि मुझे मेंस पे अपने कॉन्फिडेंस था। तो प्री वो जिस दिन मैं दे के आई थी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्कोरिंग अबव 100, तो मुझे पता था आई एम क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो फिर मैंने मेंस की अच्छे से तैयारी की, और मेरे साथ आपकी बार ये हुआ, मेरे 2 मेंस शेड्यूल थे। उत्तर प्रदेश का मेंस प्रीलिम्स के जस्ट 1 महीने बाद था, तो मुझे उधर भी वक्त देना था। फिर जब मैं वो मेंस दे के आई, सिर्फ 1.5 महीना ही बचा था इधर सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए। तो उन 1.5 महीने में मैंने पूरा ऑप्शनल अपना सारे टेस्ट दिए, और जनरल स्टडीज़ में उधर कर चुकी थी जब मैं उत्तर प्रदेश का मेंस दे रही थी। तो उस 1.5 महीने में ही मैंने सब शॉर्ट नोट्स बनाए, टेस्ट दिए, एंड इट वाज वेरी वेरी हैक्टिक कि मेरे मेंस के टाइम बहुत तबीयत ही ख़राब हो गई थी। तो एक दिन पहले ड्रिप लगती थी, मेरे फ्रेंड्स लेके जाते थे मुझे, मेरी बहन लेके जाती थी, और फिर जब मैं आती थी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देती थी इलेक्ट्रॉल्स पी के, दवाई लेके। तो इट वाज लाइक दैट इस टाइम के means That's a real struggle. it was this time it was But see, what ends well is all well. yes So what you have done is a remarkable achievement. yes thank you sir And generations to come in your family will celebrate this. yes thank you sir It is not like आप महीने या 2 महीने में ये चीजें भूल जाएंगे, thank you sir है ना? Then it is all your hard work. See, that is how you get something remarkable like this. अच्छा गीतिका, tell us something like, जैसे अभी प्रीलिम सर पे आ रहा है, हाँ जी, तो help out students कि वो अभी in the next 60 days how should they look at their preparation? 2 फेज होता है प्रीलिम्स के, एक करंट अफेयर और एक हमारा स्टैटिक पार्ट। Right. तो दोनों को हमें मैनेज करके चलना होता है। बट आई यूज्ड टू डू, मेरा प्रीलिम्स थोड़ा कच्चा था, तो मैं ज़्यादा महीने तैयारी करती थी, मुझे 3 से 4 महीने लगते थे। तो मैं जनवरी में शुरू करती थी। जैसे अब मार्च का टाइम है, इस समय मेरी 2nd रिवीजन चल रही होती थी, एक पार्ट में कंप्लीट कर चुकी होती थी। तो आपके 7 पिलर्स में बोलते हो प्रीलिम्स के, उसको उठाइए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, एंड देन साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। देयर आर 7 पिलर्स। उन सबका आपको स्टैटिक जो बुक्स हैं उसको मल्टीपल टाइम्स करना है। इफ़ पॉसिबल उन बुक्स से कुछ शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए जो आप एंड में देख पाएँ। और उसके अलावा जैसे मैं बहुत रेगुलर नहीं थी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, या मैं मंथली मैगजीन के लिए भी रेगुलर नहीं हो पाती थी, क्योंकि स्टैटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो कंपाइलेशंस आती हैं, जो ईयरली कंपाइलेशन एंड में आती हैं, मैं उन्हें करती थी, लेकिन उन्हें मैं सिर्फ रीड नहीं करती थी, उनको रीड करके उनके शॉर्ट नोट्स बनाती थी, ताकि मैं कुछ डेटा, कुछ जो रिपीटेटिव पार्ट है मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। उसके अलावा सर मैं टेस्ट काफ़ी देती थी प्रीलिम्स के लिए, मॉक टेस्ट, ओपन टेस्ट जहाँ पे भी होते थे। मैंने वाजीराम में भी कुछ ओपन टेस्ट दिए हैं, और बाकी जो कोचिंग्स कराते हैं वहाँ भी दिए हैं। कुछ मैं डेली टेस्ट सीरीज भी एनरोल करती थी, जहाँ पे डेली टेस्ट होते थे कुछ कोचिंग्स में। तो टेस्ट देना मेरा मोटिव नहीं था। जब मैं टेस्ट दे के आती थी, स्कोर चेक कर लिया, वो 2 मिनट की बात होती थी, लेकिन उसके बाद जो 1.5 घंटा होता था वो मैं एक्सप्लेनेशन को देती थी। तो अगर एक चीज़ अगर कोई पूछे गेम चेंजर प्रीलिम्स के लिए मेरे लिए हमेशा क्या रहा है, वो टेस्ट देना नहीं, टेस्ट के सॉल्यूशंस को करना होता था। तो दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर आई थिंक ऑन वेरी स्मार्ट मूव। जो एक्सप्लेनेशन में भी प्रिंट होता है वो कहीं ना कहीं बुक्स के ही एक्सेप्ट होते हैं। राइट सर। इट इज एज गुड एज रीडिंग द राइट मटेरियल ऑफ द राइट बुक मल्टीपल टाइम्स। डेफिनेटली सर। तो हाँ, वो। और हाउ डिड यू टैकल सीसैट? सर सीसैट वाज नॉट एन इशू टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरा थोड़ा, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, थोड़ा मैथ्स ठीक ठाक था, और आरसी भी मैं कर लेती थी। तो इसकी गाइडेंस मेरी तरफ से कम आ पाएगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली इसको तैयार नहीं किया है कहीं से। अच्छा, हाउ डिड यू प्रिपेयर करंट अफेयर्स? सर करंट अफेयर के लिए स्टार्टिंग में तो पढ़ता ही है हर कोई हिंदू, मतलब लोग पूरी जर्नी भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं काफ़ी रेगुलर नहीं थी। मैं ट्राई करती थी पढ़ने का, लेकिन छूट जाता था बीच बीच में। राइट। तो मैं मैगजीन्स करती थी मंथली, लेकिन उधर भी रेगुलरिटी कम आती थी। तो एक ईयरली कंपाइलेशन आती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, वो आप कोई भी उठाइए, लेकिन उसको मल्टीपल बार कर लीजिए, तो आपका काफ़ी अच्छा कवर हो जाता है। आई थिंक द गोल्डन रूल ऑलवेज गोज सेम कि मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन। दैट वाज माय मंत्रा। दैट आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू फॉलो, रादर देन हम कई सारी नई चीजों का इजाद करें जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल। उसको करना जरूरी है। अच्छा गीतिका, वॉक अस थ्रू बिटवीन दोज 90 डेज। प्रीलिम्स आप देखे आई, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उसी शाम को मिल जाता है कि ठीक है मेरा हो रहा है। बिल्कुल। 88 days 90 days इज द मेंस एग्जाम। सो हाउ डिड यू मैनेज दोज, बिकॉज आपका यूपी भी बीच में था। बिल्कुल। तो इस बार जब मैं प्रीलिम्स देके आई, इस बार फुल कॉन्फिडेंस था दैट आई विल क्लियर प्रीलिम्स, लेकिन विद इन अ मंथ मेरा यूपी का एग्जाम शेड्यूल था। तो मैंने इस बार तो ऐसे मैनेज किया था कि उत्तर प्रदेश में 4 जीएस के पेपर सेम होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज में होते हैं। तो वो 1 महीना आई विल गिव फुल टू जीएस, एंड जो 2 एक्स्ट्रा पेपर उत्तर प्रदेश के थे दैट आई वाज डूइंग। तो जीएस वहाँ पे मैनेज हुआ इस बार के लिए। और जैसे ही मैं वो एग्जाम दे के आई लखनऊ से, तो उसके बाद मैंने पूरा ऑप्शनल किया, एंड साइड बाय साइड सम जीएस सब्जेक्ट।
और बीच बीच में कुछ ऐसे भी लिख लिए थे, तो इस बार ऐसे मैनेज किया। सो मैं इसको प्रॉपर नहीं बोलूंगी, मैं 23 वाले मेंस से बताती हूँ क्योंकि वो भी मेरा अच्छा गया था। तो मैं 23 के मेंस की जर्नी बताती हूँ कि सिविल सर्विसेज के लिए 2.5 महीने में क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें लोग पूछते हैं ऑप्शनल करे या जीएस करे, तो मैं ऐसे करती थी, मेरा फुल फोकस टेस्ट के थ्रू होता था। अगर कोई टेस्ट आ रहा है तो मैं पढ़ लेती थी, उससे मेरा सिलेबस कवर होता था। तो मैंने जैसे जनरल स्टडीज के लिए कहीं टेस्ट सीरीज दे रखी है, वहाँ पे उसके टेस्ट शेड्यूल है। सिमिलरली मैंने ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज दे रखी है, वहाँ उसके टेस्ट शेड्यूल। बिल्कुल। तो जब जीएस का टेस्ट आ रहा है कोई, वहाँ पे मान लीजिए जीएस 2 के पॉलिटी सेक्शन का आ रहा है, तो आई एम डूइंग पॉलिटी सेक्शन थ्रू माई नोट्स। मेरे हर सब्जेक्ट के खुद के नोट्स अवेलेबल थे, मैंने खुद से बनाए थे डिजिटली। तो मैंने उसको रिवाइज किया और टेस्ट जाके दे दिया पॉलिटी का। जब मुझे लगा अब जीएस करते हुए 3-4 दिन हो गए हैं, नाउ आई शुड शिफ्ट टू ऑप्शनल। तब ऑप्शनल का मान लीजिए यूनिट 1 to 3 का टेस्ट शेड्यूल है, तो मैंने यूनिट 1 to 3 के अपने नोट्स पढ़े और कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, उसका टेस्ट जाके दे दिया। फिर मुझे लगता था यार बहुत टाइम हो गया है जी, नाउ आई शुड डू जीएस अगेन। तो ऑप्शन का अभी टेस्ट देखा है, देन आई शुड शिफ्ट टू जीएस। मैं जीएस का टेस्ट देती थी। तो लाइक दिस आई यूज्ड टू मैनेज, पर मैं एक दिन में दोनों नहीं कर पाती थी, तो कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर करके आई यूज्ड टू कंप्लीट माय टेस्ट। आई थिंक ये मैच्योरली समझना भी जरूरी है कि हर किसी का यही चल रहा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई है जो कम्प्लीटली जीएस और ऑप्शनल को पूरा कर पा रहा है। बिल्कुल। ये स्ट्रेच तो हमेशा रहेगा। यस, और उस समय लगता है ये बहुत क्योटिक है, बट अल्टीमेटली ये नहीं होता है, चीजें हो जाती हैं। उस समय काफी प्रेशर फील होता है कि अभी जीएस काफी हो गया, ऑप्शनल पे ध्यान नहीं जा रहा। फिर लगता है ऑप्शनल काफी दिन से करे, जीएस पे नहीं जा रहा, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसा लगेगा उस टाइम पे। बट जो अल्टीमेट 2-2.5 महीने का रिजल्ट आता है वो ठीक निकल के आता है, क्योंकि आप मैनेज कर लेते हो दोनों चीजों को। अच्छा गीतिका, टेल मी समथिंग। सी फॉर एग्जांपल जैसे प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स के तरीके हर किसी को पता होना, एवरेज आपको 4 महीने तो करनी ही है। हाउ डू यू सी द टाइम बिफोर इट? मतलब बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर यू इवन स्टार्ट सिटिंग फॉर प्रीलिम एग्जाम, कहीं ना कहीं इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर मेंस। बिल्कुल। तो हाउ डिड यू डू दैट? यस सर, मैंने 2022 में पहला प्रीलिम्स दिया था, तो उसकी तैयारी मैंने जनवरी से शुरू करी थी। जनवरी से जो मई तक का टाइम होता है, मेरा वो डिसाइडेड था। लेकिन जो उससे पहले वाला टाइम होता है, जो 7 से 8 महीने या 6 से 7 महीने हमारे पास होते हैं, तो मैंने उसमें हर जीएस के नोट्स बनाए थे और हर जीएस का टेस्ट दिया था। तो ये जो नोट्स आपने बनाए थे, ये नोट्स आपने कैसे बनाए थे? सर ये ना मल्टीपल सोर्सेज से बनाए थे मैंने। जैसे मैंने वाजीराम से कोचिंग करी हुई थी, तो उधर के बेस नोट्स मेरे पे थे, कुछ कुछ सब्जेक्ट के जो मुझे ठीक लगते थे। जैसे एथिक्स मैंने यहाँ से किया, और बाकी मैंने हर जगह से वैल्यू एनरिचमेंट किया था। सिमिलरली जैसे कहीं कुछ चीजों के नोट्स मेरे पास नहीं है, एग्जाम्पल सिक्योरिटी के मेरे पास डेडिकेटेड नोट्स नहीं है, तो मैंने किसी टॉपर के अगर मुझे अच्छे लगे तो मैंने वो रेफरेंस किया, लेकिन फिर से उधर से चीजें एक्सट्रैक्ट करके हर टॉपिक को एक पेज पे लिखा, उसके पीवाईक्यू लिखे। देन कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उधर टॉपिक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखी, देन उसके फीचर्स लिखे, इश्यूज क्या हैं, हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, और एक कंक्लूजन। ऐसा मेरा हर टॉपिक के नोट्स अवेलेबल थे, हर जो भी सिलेबस में कीवर्ड दिया हुआ है। तो लाइक दिस आई हैव नोट्स फॉर एवरीथिंग। ऐसा एक रजिस्टर बनता था हर जीएस के लिए। फिर जब एग्जाम पास आता था प्रीलिम्स के बाद, मैं उनको शॉर्ट कर लेती थी कंसाइज मैनर में, ताकि मैं उन्हें रिवाइज कर सकूं। तो ये नोट्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहे। हाँ, क्योंकि वो आपने खुद बनाए हैं, तो उनको रिवाइज करना भी काफी आसान होगा। बिल्कुल सर। अच्छा गीतिका, अगर हम आपका टोटल एवोल्यूशन देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट जो भी, हाउ डिड यू मैच्योर आफ्टर अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट? अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट ये होता गया कि मुझे एग्जाम की समझ बढ़ गई। जितना पहले लगता था कि मेंस बहुत मुश्किल होता है, या फिर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसकी समझ बाय अटेम्प्ट्स बढ़ती गई। और एंग्शियसनेस भी थोड़ी कम हो गई कि अब समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम से प्री क्लियर हो गया तो करना क्या है। जैसे अभी मेरे सेकंड मेंस था 2025 में, जब प्री क्लियर हुआ तो एक डिफाइंड पाथ मुझे पता था कि इतने समय के लिए ये करना है और इतने समय के लिए ये करना है, तो वो समझदारी बढ़ती गई। राइट, मतलब मैच्योरली एग्जाम को देखना इवॉल्व कर जाता है। अच्छा गीतिका, लेट्स अज्यूम लाइक दिस, सपोज यू आर वन फाउंडेशन बैच स्टूडेंट ऑफ वाजीराम ओनली, जो आप पहले रह चुकी हैं, पर अभी अगर कोई है, तो आप उसको कैसे देखती हैं कि वो अपने इस क्लासेस को कैसे मैक्सिमाइज कर पाए? क्लासेस मैंने जैसे बताया, आप प्रॉपर अगर नोट्स बनाए, आप उसको रिवाइज कीजिए, और आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को साथ में उठा के देखिए कि क्लासेस में जितना जो चीज़ें कवर नहीं है हम स्टैंडर्ड बुक से करें। 100% ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्लास में करा दिया तो पॉलिटी इज डन, नाउ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और आपको नोट्स अपने दोबारा बनाने पड़ेंगे। आपको क्लासेस एक
पुश देती है, एक स्टार्ट देती है कि ओके ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये होता है, फेमिलियरिटी दे देती है। फेमिलियरिटी दे देती है, लेकिन आपको करना, आपको एफर्ट खुद से लगाने पड़ते हैं। और इसमें पीवाईक्यू का क्या रोल होता है? सर पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल था, स्पेशली इन मेंस। मैं अगर कोई भी टॉपिक कर रही हूँ, जैसे एथिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, सिटीजन चार्टर एक टॉपिक है, तो जब मैं इसके नोट्स बना रही होंगी, एक मैंने हेडिंग लिखी होगी सिटीजन चार्टर, फिर मैंने कुछ डेफिनेशन, कोड्स, फीचर्स, इश्यूज, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सब मैंने लिख लिया होगा, तो पीवाईक्यू वहाँ पे लिखे होंगे कि अब तक सिटीजन चार्टर का पूछा क्या गया है। तो मेरा एक माइंडसेट इस तरीके से बन जाता था कि अच्छा इन टॉपिक्स पे ये पीवाईक्यू आए हुए हैं, मैं एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिख लेती थी उनको। तो पीवाईक्यू हमेशा मेरे हाथ में ही रहते थे अगर मैं कोई भी टॉपिक कर रही हूँ तो मैं स्पेशली ऐसे नहीं होता था कि मैं एथिक्स के आज पीवाईक्यू बैठ के करूँगी, तो इट वॉज ड्यूरिंग द नोट मेकिंग कि मैंने पीवाईक्यू को कवर किया। तो आपने अपने नोट्स में पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक दोनों को इनग्रेन कर लिया एक ही जगह पे, राइट? बेस नोट्स आल्सो, बेस नोट्स आल्सो व्हिच वी गॉट फ्रॉम बाजीराम। ओके ओके, दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। आई थिंक फिर वो वन पॉइंट सोर्स बन जाता है हर चीज का। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक ही जगह पे आपके सारे नोट्स हो जाते हैं। ओके, एंड गीतिका, व्हाट अबाउट आंसर राइटिंग? बिल्कुल, आंसर राइटिंग सबको लगता है कि हम एक दिन में एस कर लेंगे और परफेक्ट आंसर लिख लेंगे। तो जब मैंने पहला आंसर अपना लिखा था घर पे कोविड टाइम्स के कुछ समय बाद, जब मुझे लग रहा था मेरी तैयारी अब ठीक हो गई है, तो मैं ऑनलाइन कुछ चैनल से क्वेश्चन देके आंसर लिख रही थी, तो मैं शायद 2 लाइन भी नहीं लिख पाई थी और मुझे गूगल करना पड़ा था कि ये टॉपिक होता क्या है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती है सारे टॉपिक्स की। तो टुडे आई गॉट द रैंक, मैं पर 2 लाइन भी नहीं लिख पाई थी उस समय पे। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, अगर आपको स्टार्टिंग में आंसर लिखने नहीं आ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए, पहले 2 लाइन लिखोगे, फिर एक पैराग्राफ लिखोगे, फिर एक पेज लिखोगे, एंड देन यू विल इम्प्रूव। उस समय मुझे लगता था कि वाई एवरीबडी इज राइटिंग ग्रेट आंसर्स और मुझे कुछ भी नहीं आता है, बट विद टाइम इट हेल्प्स। आप पहले खुद से कुछ पीवाईक्यूज, कुछ रैंडम क्वेश्चन के आंसर लिखिए जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। जब आपको थोड़ा सा भी आईबीसी कंसेप्ट समझ आता है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का, आप किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। मिनी टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए जो 5 या 7 क्वेश्चन का हो, एकदम 20 क्वेश्चन के जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे आप एक बिगिन करिए, और वहाँ पे भी आपको एकदम एस नहीं करना है दैट आई शुड स्कोर दी बेस्ट। वहाँ पे आप स्लो जाइए, थोड़े टेस्ट लिखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि लिखा कैसे जाता है। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, आप एक फुल फ्लेज मेंस टेस्ट सीरीज लीजिए और वहाँ पे आप आंसर राइटिंग को इम्प्रूव और रिफाइन करते रहिए। अच्छा चलिए, मैं आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे देता हूँ फिर। बिल्कुल। You have worked like an evaluator with Vajiram also, right? Yes. And now you have cleared the exam. Yes. Tell me something. आप ऐसी कौन सी गलतियां देखती हैं बच्चों में जो शायद आपको लगा कि आप खुद में वो सुधार ले आए, जिससे आपका यूपीएससी में रैंक निकले? सर मैं जब इवैल्यूएटर थी ना, इधर भी किया मैंने और ऑप्शनल का भी इवैल्यूएशन किया था, उससे मुझे एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि अच्छा यार ऐसे तो नहीं लिखने होते आंसर, इवैल्यूएटर को बहुत ही अच्छा नहीं लगता आंसर्स देख के। तो जब मैंने कॉपी चेक की तो देयर वर सम ब्यूटीफुल कॉपीज जिसको देख के मुझे एफर्ट ही नहीं लगते हैं, बिकॉज इवैल्यूएटर्स पे टाइम कम होता है। तो जब मैं चेक करती थी और जहाँ पे विजिबिलिटी होती थी आंसर की कि मुझे दिख रहा है जो पूछा गया है उसका जवाब दे दिया है, थोड़ा सा कंटेंट एनरिच किया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डायग्राम है, और आईबीसी फॉर्मेट है और पॉइंटर्स फॉर्मेट में क्रिस्प आंसर दिया है जो पूछा गया है। सो आई यूज्ड टू गिव गुड मार्क्स। तो रीडेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनर इज इंपॉर्टेंट। यस, विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी जिस आंसर में होती थी वो मुझे अच्छा लगता था, तो वही मैंने इम्बाइब किया। ओके, आई ऑल्सो हैव टू डू द सेम, क्योंकि इवैल्यूएटर को शायद इसी माइंडसेट के आंसर्स अच्छे लगते हैं कि हमें दिख रहा है कम से कम आंसर। बट ऑन दी अदर हैंड देयर वर सम आंसर्स जहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड को ही मीट नहीं किया है, पूछा कुछ और है, आंसर्स बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं और पॉइंटर फॉर्मेट नहीं है, लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है, लेजिबल राइटिंग भी नहीं है, तो उधर नंबर कम आते थे। तो उससे भी मैंने एक माइंड फ्रेम बनाया कि ओके आंसर्स लेजिबल होने चाहिए, नीट होने चाहिए, आईबीसी फॉर्मेट में होने चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग होनी चाहिए, स्मॉल पॉइंट्स होने चाहिए। इन सबको देखते हुए मैंने राइटिंग इम्प्रूव की थी। राइट। अच्छा गीतिका, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट इन टुडेज प्रिपरेशन? मैंने इंटरव्यू टाइम पे ज़्यादा यूज़ किया था चैट जीपीटी और एआई को। बाकी समय पे नोट मेकिंग के टाइम पे अगर कोई टॉपिक मेरे बेस नोट्स में नहीं है या किसी किताब में मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं उसे गूगल करती थी, और बहुत सारी वेबसाइट है जो इस टॉपिक के बारे में आपको लिख के दे देती है। जैसे सिटीजन चार्टर ही एग्जांपल लेते हैं, ऑल्दो इट वाज इन माय नोट्स, तो अगर आप गूगल करेंगे सिटीजन चार्टर यूपीएससी तो बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी एक साइट पे जाइए और सारा कंटेंट अवेलेबल है, और वहां से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एक डेफिनेशन, उसके फीचर्स, वे फॉरवर्ड, इश्यूज, कंक्लूजन, और आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो वहां से इंटरनेट हेल्प करता है। जितना मुझे समझ में रहा है, आई थिंक इट इज मोर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ हाउ टू लुक एट अ टॉपिक। बिल्कुल, क्योंकि इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं ये समझना कि मुझे वहां से क्या एक्सट्रैक्ट करना है is exactly the point, isn't it? Acha, Gitika, just tell me something. Like, what were the major do's and don'ts that you did, and what do you want to say to the people who are right now preparing for the exam? बिल्कुल, पहले मैं डोंट्स पे जाऊंगी। हाँ। पहला डोंट तो ये है कि आप हर किसी से जाके एडवाइस मत लीजिए कि मैं क्या करूं। मैंने किसी से एडवाइस नहीं ली थी। मेरे लिए कोई ऐसा मेंटोर नहीं था जो मेरे को बताता था कि अब ये करो, अब वो करो। आई हैव चूज माई पाथ बाय माई सेल्फ, और जो मुझे ठीक लगता था मैं वो करती थी, और मुझे वैलिडेशन मिलता था कि मैं ठीक कर रही हूँ अपने टेस्ट सीरीज के नंबर से, कि अब मैं बेटर जा रही हूँ। और दूसरा डोंट ये है कि आप बहुत सारे सोर्स के लिए ना भागें, कि मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी कर लेता हूँ और 2 बुक्स मुझे मार्केट में और मिल गई है, मैं वो भी लाके पढ़ लेता हूँ। तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक बुक को लीजिए, उसे मल्टीपल टाइम्स कीजिए। और तीसरा जो डोंट मुझे पर्सनली लगता है, मे बी इट इज़ हेल्पफुल फॉर समवन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मी। तो जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो देयर वर पीपल एक बुक रीडर को लेके बुक खोल के ऐसे करके पढ़ रहे होते थे, लाइक ओनली रीडिंग वाज देयर, but no underlining, no nothing. On the other hand, when I used to read, my hand was like this on the table, so I used to write constantly. अगर मैं बुक भी पढ़ रही हूँ, इमरजेंसी टॉपिक है, तो मेरे पास एक शीट होगी जहाँ पे जब मैं इमरजेंसी को पढ़ रही होंगी, टॉपिक जो हमारा पॉलिटी का है, उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और लिख दूंगी नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। देन एक कॉलम बना दूंगी। तो मैं एक जो बुक के 4 पेज है ना, उसको मैं एक पेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दूंगी। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट। और फिर जब कोई बोलेगा कि ओके मैं आपका 10 मिनट्स में इमरजेंसी का टेस्ट लेने वाला हूँ, ओके आई हैव टू जस्ट लुक एट वन पेपर एंड आई विल रिवाइज इट। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी सिर्फ रीड मत कीजिए, राइट भी कीजिए चीज़ों को, थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। वेरी नाइस। एंड देन द डूज यही होगा, सबसे पहला तो इंटेंट ठीक रखिए अपना। जब इंटेंट ठीक होगा तो आप काम भी ठीक करेंगे पढ़ाई का। दूसरा डू ये है कि कभी भी प्रेशर मत लीजिए कि एग्जाम निकालना ही पड़ेगा। टेक इट इजी। मैं अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को यही बोलती थी जब एग्जाम देती थी कि इट्स ओके, प्रीलिम्स आ रहा है 10 दिन में, हमने सब कुछ कर लिया है। अपने आप को ऐसा बोलते हैं लेट्स ट्राई इट, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। बिकॉज फेलियर का तो यहाँ पे रेट 99.9% है। yes. तो फेलियर होना इज नॉर्मल, क्लियर होना एबनॉर्मल है। तो इट्स ओके, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। इससे बहुत प्रेशर रिलीज होता है। और यही 2 डू रहेंगे मेरे। Gitika, how was your experience in interview? कैसा रहा था इंटरव्यू? यूपीएससी इंटरव्यू कैसा रहा था? सर मैंने 2 इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, और मेरा इंटरव्यू ना हमेशा 6 से 7 दिन में पड़ जाता है स्टार्टिंग में, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। अच्छा। जैसे ही शेड्यूल आता है और मेरा इंटरव्यू 6-7 दिन में होता है, तो जिस दिन शेड्यूल आता है उस दिन बहुत रोना होता है कि आ गया है। फिर नेक्स्ट डे कपड़े डिसाइड करने होते हैं, फिर अगले 2 दिन में मॉक देना होता है 3-4 जगह, फिर बस इंटरव्यू आ जाता है। तो मैंने कभी ना इंटरव्यू जर्नी जी ही नहीं है कि वो 2-3 महीने कैसे पढ़ा जाता है इंटरव्यू के लिए। तो बहुत ही कट शॉर्ट होता था। अपने ड्राफ्ट को तैयार करती थी, जो भी करंट अफेयर थोड़े बहुत हैं उनको देखती थी और इंटरव्यू दे के आ जाती थी थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, यूपीएससी में अंदर क्या होता था? जैसे इस बार का इंटरव्यू आपको याद है क्या हुआ था? यस, इस बार जब मैं गई थी मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अ जॉब। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस रखती हूँ अपने ऊपर। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने भी बोला था दैट इट्स ओके, इस बार फुल कॉन्फिडेंस से दो। तो जब मैं एंटर करा था मैंने, तो अनुराधा प्रसाद नाम का बोर्ड था एंड शी वॉज वेरी कॉर्डियल। उन्होंने मुझसे डैफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो जितना मुझे आता था मैंने उस चीज़ को आंसर किया, जो मुझे नहीं आता था वहाँ मैंने इंटीग्रिटी मेंटेन की एंड आई ओपनली सेड दैट आई रीड अबाउट इट एंड आई रेड बाहर आके। तो काफ़ी अच्छा कॉर्डियल एनवायरनमेंट था उधर। वेरी नाइस। ऐसा फील होता है इंटरव्यू अच्छा गया? सर 23 में जब इंटरव्यू था मेरा, तो उधर मुझे काफ़ी कम नंबर मिले थे। तो मेरा जो बैकग्राउंड है कॉमर्स, ऑल्दो मैं अब सोशियो पे शिफ्ट कर चुकी थी कम्प्लीटली, लेकिन सारे क्वेश्चंस ही कॉमर्स से थे उधर। तो उधर मैं फर्स्ट टाइम भी दे रही थी, आई वाज नॉट दैट मैच्योर। तो वो मुझे पता लग गया था ये अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा। इस बार जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने फ्रेंड्स मेरे बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा कि कैसा हुआ है। तो आई वाज लाइक कि इंटरव्यूअर ने मेरी सुन ली जो मैं बोल रही थी। अब कैसा हुआ है आई डोंट नो, मेरी बात सुन ली है, मेरी कॉन्वर्सेशन अच्छी हुई है एंड लेट्स सी क्या होता है। मतलब मैं आपको ये पूछना था, जो जनरली हम ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं स्ट्रेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं सर, इंटरव्यू जो यूपीएससी में एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो काफ़ी कॉर्डियल होता है। वहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आता है तो आप आंसर कीजिए, नहीं आता है तो इट्स ओके। कोई आपके ऊपर स्ट्रेस या दबाव नहीं डाला जाता है। राइट। तो ओवरऑल अगर इस एग्जाम को देखेंगे गीतिका, तो देयर आर 3 थिंग्स, देयर इज इंफॉर्मेशन, देयर इज नॉलेज, देयर इज विजडम। व्हाट डू यू थिंक व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट? इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल 3।
इंफॉर्मेशन आपको कंटेंट बेसिस पे मिलेगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं। नॉलेज जब आप मोर मेच्योर होंगे तो उसको आप नॉलेज फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। और विजडम तो सर एक्सपीरियंसेस और एज से आती है। स्टार्टिंग में तो सबको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आई विल बी एन IAS। हाँ, सबको रैंक 1 ही बनना होता है पहले मैं अटेम्प्ट जब में। आई थी मैंने भी अपनी लाइब्रेरी के टेबल पे लिखा था ईयर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट तो लिखा हुआ था। फिर समझ आता है कि ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाता है और जर्नी लंबी होने के चांसेस हैं। ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जब भी आप इस प्रिपरेशन में आए, तो एक अच्छे माइंडसेट से आए और कुछ हरी ना करें। मैंने काफ़ी बार देखा है बच्चे जब कोचिंग कंप्लीट करते हैं, मार्च अप्रैल में कोचिंग कंप्लीट है एंड दे आर लाइक कि मई में एग्जाम देना ही पड़ेगा अब तो मैं यही समझाती हूँ कि कोई हरी नहीं है। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम अटेम्प्ट स्किप कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी जब 24 का अटेम्प्ट दिया था वो बहुत हरी में दिया था कि अभी 23 का इंटरव्यू दिया है तो मैं 24 का प्री दे देती हूँ, मीन्स क्लियर कर लूँगी, दोबारा इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा। वो बहुत हरी में दिया था और स्किप करने का बिल्कुल करेज नहीं था एंड आई फ्लंक बैडली इन 2024 प्रीलिम्स। सो माई एडवाइस विल बी कि कोई हरी ना करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से एग्जाम दे। अगर आपकी कोचिंग अभी कंप्लीट हुई है और आपको लगता है आपके मेंस के नोट्स रेडी नहीं है, आपने प्रीलिम्स की स्टैंडर्ड बुक्स 4 से 5 बार नहीं पढ़ी है, यू कैन इजीली स्किप दी एग्जाम इस बार के लिए। 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना मेंस भी रेडी कीजिए, प्रीलिम्स भी रेडी कीजिए और नेक्स्ट टाइम एग्जाम दीजिए, कोई हरी नहीं है। आई थिंक ये बहुत मैच्योरिटी की बात है, ये समझना कि आप अटेम्प्ट रेडी हो रहे हैं या आप एग्जाम रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जिनके दिमाग में, जो आपने भी बोला ना, यही रहता है कि सर कोर्स जैसे खत्म होगा ना, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तैयारी करनी है तब करनी है ना जब प्रीलिम्स निकले, तो मींस निकलने की भी संभावनाएं हो। बिल्कुल सर। इससे ना ट्रैप भी हो जाते हैं कि प्रीलिम्स दे दिया, मेंस रेडी नहीं था और अब फिर से अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, तो वो मेंस कभी तैयारी नहीं हो पाता। तो जब वो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में प्री निकलता भी है तो मेंस का कुछ तैयार ही नहीं होता है। आई थिंक जब तक आप मेंटली मेंस के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं आपको खुद को तैयार करना है कि आप कैसे पेपर निकालें। बिल्कुल सर। जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था मेरे मेंस के सारे नोट्स रेडी थे, तो अगर मेरा उस समय प्रीलिम्स निकलता भी तो मेरे पास कुछ था रेडीली अवेलेबल नोट्स और मैंने सारे GS 1 2 3 4 के FLT दिए हुए थे। आई वाज रेडी फॉर द मेंस। तो जब आप मेंस रेडी हैं तब प्रीलिम्स दीजिए। Geetika, one last question. Yes sir. So now that you are already rank 22, yes sir, which is something which is going to be imprinted, the whole idea behind it, the success, आपको क्या लगता है? What was that one factor that played in favor of you? one is hard work. आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई एस्केप नहीं है। दूसरा, प्रेशर नहीं लेना। ऑब्वियसली एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस सब होती है, लेकिन उसको अपने आप को ईजी करना है कि इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक ये पूरी लाइफ नहीं है, नहीं भी हुआ तो इट्स ओके। ये फीलिंग हमें सिंक इन करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो ये मेरी स्टार्टिंग से थी कि अगर नहीं हुआ तो इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम है और इसमें 99% फेलियर का चांस रहता है, तो आप ये फीलिंग अपने अंदर लेके चलें। और पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। माय पेरेंट्स, आई एम रियली थैंकफुल, वो बहुत सपोर्टिव थे कि बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला फाइनेंशियली, इमोशनली, और हमेशा मुझे ईजी गोइंग रखा। I think it is very important. Very important, sir. I think you are fortunate enough to have the parents who always stood with you. Definitely, sir. Isn't it? Great, great. So Geetika, it was great speaking to you. Same here, sir. I believe बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे. The takeaway are very simple. Keep it easy, but keep it going. बिल्कुल. Isn't it? Yes, definitely. Great. Thank you very much. Thank you, sir. Congratulations again. Thank you, sir. Thank you, Great. sir. Thank Great. you.